हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा फिशर्स जेड टेस्ट, जो कि स्मॉल टेस्ट का एक पार्ट है। अब फिशर्स जेड टेस्ट हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले अगर आपने टी टेस्ट नहीं किया तो फिशर्स का जेड टेस्ट के पीछे जो लॉजिक है वो आपको समझ नहीं आएगा। वी यूज, तो पीछे जाइए और जो पिछले लिंक्स हैं उस पर क्लिक कीजिए। तो वी यूज टी टेस्ट इन केस पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट इज जीरो। जब हम टी टेस्ट तब यूज करते हैं जब पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशिएंट जीरो होता है या नॉट इक्वल टू जीरो प्रूव करना होता है। बट इफ द पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज अदर देन जीरो, मतलब जीरो नहीं है, पॉजिटिव नंबर है या कोई नेगेटिव नंबर है, वो चीज़ हमने प्रूव करनी है। या हमने प्रूव करना है डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल्स। आपको ये तो पता है ना, कोरिलेशन की वैल्यू -1 1 के बीच में आती है। अगर नहीं आती तो प्लीज़ पहले जाके कोरिलेशन का चैप्टर पढ़िए, फिर ये समझ आएगा। ठीक है, तो अगर हमने दो डिफरेंट सैंपल्स में से निकालना है, कोरिलेशन को कंपेयर वगैरह करना है कि इसका इतना आ रहा है उसका इतना आ रहा है, तो भी हम फिशर जेड टेस्ट लगाते हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोरिलेशन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन कोरिलेशन और नॉट। मतलब एक सैंपल कोरिलेशन दिया होगा, एक पॉपुलेशन कोरिलेशन दिया होगा, उन दोनों को कंपेयर करना है कि ये सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अब उसके बाद सॉरी, जेड टेस्ट का फॉर्मूला दिया है जेड आर माइनस जेड पी। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1.1513 लॉग बेस में 10 1 प्लस आर, मतलब कोरिलेशन, डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो जेड आर तो कोरिलेशन है, अगर मैं यहाँ जेड आर लिख लूँ या जेड एस लिख लूँ एक ही बात होती है। और जेड पी का भी यही फॉर्मूला होगा। और स्टैंडर्ड एरर का साइड पे लिखा हुआ है 1/√n-3। तो इसमें बस जब जेड पी निकालेंगे तो स्मॉल आर की जगह पी पी लग जाएगा, और कोई फर्क इसमें नहीं है। आई होप ये फॉर्मूला आपको समझ आ रहा होगा। कई जगह जेड आर लिखा होता है और कई जगह जेड एस, ये दोनों के दोनों सैंपल को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन 0.5 डिस्कवर्ड इन द सैंपल ऑफ 19 पेयर्स। अब आप दिमाग से सोचो, 19 इज लेस देन 30, तो ये स्मॉल टेस्ट ही लगेगा। ऑफ ऑब्जर्वेशन अगेंस्ट द हिपोथेटिकल कोरिलेशन ऑफ पी इज इक्वल टू 0.7, मतलब सॉरी, पॉपुलेशन कोरिलेशन है 0.7 और इस पे फिशर्स का जेड टेस्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो मैं लिख लेता हूँ। सैंपल कोरिलेशन 0.5, पॉपुलेशन कोरिलेशन इज 0.7। अब मैं नल हाइपोथेसिस बनाता हूँ। नल हाइपोथेसिस दैट जो P है इक्वल टू, मतलब पॉपुलेशन कोरिलेशन इक्वल टू 0.7, एंड दूसरा ऑल्टरनेटिव नॉट इक्वल टू 0.7, के 0.7 के बराबर है या 0.7 के बराबर नहीं है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें जो Z टेस्ट है ना, इसमें वही वाली चीज़ें यूज़ होती हैं। 5% पे वो 1.96 और 1% पे जो 2.58 आती थी, वही सेम वैल्यूज़ यूज़ होती हैं। अब मैं Z एस की वैल्यू निकालूंगा, 1.1513 लॉग बेस में 10 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब मैं आर की वैल्यू पुट कर लेता हूँ इधर, जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिखनी है। अब इसमें आपको लॉग निकालना आना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको लॉग निकालना सिखा पाऊँ इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1.1513 लॉग बेस में 10 सॉरी, बोल बोल के गला बैठ जाता है। ऊपर 1.5 आ गया, नीचे 0.5 आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा लॉग बेस में 10 इंटू 3। अब लॉग 3 कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। बेस में 10 उड़ गया है, लिखो ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखना। अब देखो ये जो लॉग 3 है इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, चलिए टेबल में चलते हैं और देखते हैं कितनी निकलेगी। मैंने टेबल भी यहाँ पेस्ट करके रखा है, ये आ गया टेबल। अब देखो शुरुआत ही 10 से हो रही है, तो 3 कहाँ गया, 3 तो आएगा नहीं, हम 3 की जगह 30 देखेंगे। ठीक है, ये बात याद रखना। तो हम चलते हैं 30 के आगे 0 देखेंगे, क्योंकि 3 के आगे तो कोई नंबर ही नहीं है। तो ये आ गया 4771, 0 के सामने और 30 के सामने 4771। अब ये देखो, जो 3 है, 3 तो एक ही डिजिट है ना, एक डिजिट में से हमेशा ऐसे करते हैं, जो भी डिजिट है उसमें से एक माइनस करते हैं। तो ये तो एक ही डिजिट, 1 डिजिट दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 डिजिट में से 1 माइनस करूँ, 1 डिजिट में से जो दिया हुआ है उसमें में से 1 माइनस करूँ तो ये आ गया 0। तो हमेशा ये 0 पॉइंट, जो भी 1 डिजिट होगा उसका लॉग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। अगर ये 2 डिजिट्स होते तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आता। ठीक है, तो मैं पिछले पेज पे जाता हूँ और इसकी वैल्यू लिखता हूँ, जो भी हमारा लॉग की वैल्यू आई है 0.4771। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ रही है 0.549। चलिए, ये तो जेड एस था, तो इसी तरीके से हम जेड पी निकालेंगे, मतलब पॉपुलेशन वाली चीज़ निकालेंगे। तो पॉपुलेशन में क्या बन जाता है, ये बन जाता है जेड पी इज इक्वल्स टू 1.1513 लॉग बेस में 10, और जहाँ साइड पे स्मॉल आर लिखा है वहाँ पे आपने पॉपुलेशन कोरिलेशन लिख लेना है पी।
ठीक है, बाकी सारा सेम चल रहा है। ये आ जाएगा 1.1513 लॉग बेस में 10। इसकी वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट कर देनी है, 1 प्लस 0.7 1 माइनस 0.7। यार ये अपडेट ऊपर से एकदम से आ जाते, पहले तो वाईफाई ऑफ करो, दुखी किया हुआ है वो, हर 2-2 मिनट में अपडेट आपको पता ही है। ठीक है, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1.1513 लॉग बेस में 10, तो 10 लिखो बेस में ना लिखो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आ गया, ऊपर आ गया 1.7, नीचे आ गया 0.3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1 पॉइंट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि बाद में इसको ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाता है 5.67। अब मैं 5.67 का लॉग देखता हूँ और आपको बताता हूँ कितना है। टेक्निकली 5 का तो होता ही नहीं है लॉग, क्योंकि 10 से शुरू हो रहा है। तो 5.67 की जगह हमें 56 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पहले इसको रब कर देता हूँ और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कि भाई 5 से तो शुरू ही नहीं हो रहा। तो 5.67 का मैं देखूंगा, ये तो 50 तक है। तो चलिए 5.67 का मुझे क्या करना है, 56 का 7 देखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट 2 नंबर है 56, उसके सामने 7 देखना है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे मैंने 56 का 7 देखते हैं। 56 आ गया ये नंबर, और इसके सामने जो 7th आइटम है, अगर यहाँ से चलें तो ये आ गई। ठीक है, 7536। अब पॉइंट से पहले तो 1 डिजिट है ना, तो 1 डिजिट में से 1 माइनस करो तो 0 ही आएगा। तो इसलिए इसका आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना, 0.7536। तो अब हम यही वैल्यू जाते हैं और उधर प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, जो आया था हमारा पीछे 0.7536। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 0.868। तो हमारे पास ZS और ZP की वैल्यू तो है ही है। चलो अब इन दोनों वैल्यूज़ को फॉर्मूले में डाल देते हैं Z टेस्ट के। Z टेस्ट का क्या फॉर्मूला है, ZS माइनस ZP, मतलब सैंपल आगे और पॉपुलेशन पीछे। हमेशा टेस्टिंग के यही फॉर्मूले होते हैं, सैंपल आगे पॉपुलेशन पीछे, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, उसका फॉर्मूला था 1/√n-3। तो इनकी वैल्यू सिंपली मैं पुट कर लेता हूँ सिंपल तरीके से, डिवाइडेड बाय 1/√, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी थी 19-3। इसको सॉल्व करके सपोज हमारे आगे क्वेश्चन आ गया 1.276। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें, ये हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि ZS छोटा था, ZP बड़ा था, फिर भी नेगेटिव नहीं आया। क्यों, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है उसमें जो आंसर आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। कई बुक्स में सीधा ही लिखा होता है कि ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस भी लिख सकते हो और सीधा भी लिख सकते हो कि भाई इसका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब आप देखें Z की कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन Z की T वैल्यू, T मतलब टेबल वैल्यू। कैसे, Z की टेबल वैल्यू 5% पे क्या आती है, 1.96। ठीक है, तो 1.96 अगर आपने Z टेस्ट किया है तो ये आपको पता होगा, अगर नहीं किया तो आप प्लीज़ पहले Z टेस्ट कीजिए, जिसकी वीडियो आपको मिल जाएगी लिंक में। बोल बोल के गला बैठ चुका है मेरा। तो इसमें क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू कम है और टेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। और नल हाइपोथेसिस क्या कहते थे कि इसकी जो पॉपुलेशन कोरिलेशन है वो 0.7 है। तो मैं लिख लेता हूँ वी एक्सेप्ट H0 मतलब नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट P इज इक्वल टू 0.7। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे चलता हूँ। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, सैंपल और पॉपुलेशन 2 चीज़ें हमें दी हुई थी। नेक्स्ट में हमें क्या है, हमें 2 सैंपल्स दिए होंगे, हमें वो देखना है कि वो 2 सैंपल्स बराबर हैं या बराबर नहीं है। इज देयर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उन दोनों में कोई डिफरेंस है सैंपल्स में। फॉर्मूला सेम है, बस इसमें ZS और ZP की जगह Z1 Z2 आ गए, और स्टैंडर्ड एरर में अंडर में एक और n आ गया, क्योंकि 2 नंबर ऑफ आइटम्स होंगे। ठीक है, तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, और Z का फॉर्मूला भी सेम टू सेम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले थे। अब मैं एक क्वेश्चन पे जाता हूँ। ये क्वेश्चन है, फॉलोइंग डेटा ऑफ गिव sample sizes of correlation coefficients and test the significance of difference between two population sample correlation using Fisher's Z test। इसमें sample size n1 n2 ये वाले हो गए और correlation 1 correlation 2 ये वाले हो गए। तो चलिए इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं और Z1 एंड Z2 की वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये लिखूंगा सॉल्यूशन, और यहाँ पे लिखूंगा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हमें बताते हैं, हम कह देते हैं कि भाई दोनों के दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों के दोनों कोरिलेशन बराबर है। ऑल्टरनेटिव में क्या देते हैं, नॉट इक्वल टू। तो इसमें लिख लेते हैं
नॉट इक्वल टू P1 नॉट इक्वल टू P2। ठीक है, तो सबसे पहले आप आगे चलें और Z1 की वैल्यू निकालें। Z1 की वैल्यू वही 1.1513 लॉग बेस में 10, और ये आ जाएगा 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय R1, क्योंकि दो हैं, R1 R2 दो हैं। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं 1.1513 लॉग बेस में 10, और यहाँ पे फर्स्ट का कोरिलेशन था 0.87 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.87। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये आ गया 1.1513 लॉग बेस में 10, और ऊपर आ गया 1.87, और नीचे सॉल्व करके 0.13। इसको ओवरऑल सॉल्व करके मैं लिख लेता हूँ। ओवरऑल सॉल्व करके आया ये 14.384। ठीक है, अब मैं 14.384 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊंगा लॉग में। तो ये आ गया 1.1513। ठीक है, इसका लॉग निकालते हैं। चलिए चलते हैं 14.38। तो इसमें हम चलते हैं पहले वाले टेबल में। हमारा पहला टेबल जो है इसको रब कर देते हैं। अब देखो 14 मैंने कितने निकालनी है, 14.38। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो 14 कहाँ पे, 14 के सामने 3, 14 के सामने 38 निकालना है ना। तो 14 के सामने 3 ये नंबर है, मैं साइड पे लिख लेता हूँ, और इसके बाद 8 नंबर ये वाला है, और इसमें 24 ऐड करने हैं मुझे। तो सबसे पहले ये नंबर है 1553, और इसमें 24 ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया 1577। ठीक है, तो हमारा ये निकल जाएगा। अब 14 था ना, 14 क्या है, टू डिजिट्स है ना, 2 डिजिट्स में से 1 डिजिट, जितने भी होते हैं डिजिट्स उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो अगर इसमें से 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो ये मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ आपको लॉग निकालने का, और भी कई तरीके हो सकते हैं, मगर मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जो भी आया है इसका लॉग 1.1577। ठीक है, इसको सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये आ जाता है 1.33। जैसे मैंने Z1 के साथ किया है, अब सिमिलरली मुझे Z2 के साथ भी ऐसा ही करना है। ठीक है, तो Z2 में भी 1.1513 लॉग बेस में 10, 1 प्लस R2 1 माइनस R2। तो सबसे पहले मैं R2 की वैल्यू पुट करूंगा। मैं स्टेप बाय स्टेप सारा काम करूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि वीडियो सिर्फ 16-17 मिनट्स की है, और इस 16-17 मिनट्स में आपको पूरा का पूरा जेड टेस्ट आ जाए सिर्फ 17 मिनट्स में, अंडर 20 मिनट्स में, तो और क्या चाहिए आपको, खुद सोचो। और आपको खुदाई चाहिए इतना छोटे मतलब छोटे टर्म्स में मैंने एकदम से समझा दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर प्लस और नीचे माइनस करके इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 3.545। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लॉग निकालें 3 तो चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे, इसका लॉग निकालने की कोशिश करते हैं। उससे पहले जो हमने पहले गंद मचाया हुआ है उसको साफ करेंगे। ठीक है, तो सफाई करते हैं पहले, और लिखते हैं यहाँ पे कि आपको चाहिए 3.54। अब ध्यान से देखें, 3 से तो शुरू नहीं होता, तो हमें क्या करना है 35 लेना है। 35 के सामने 4, तो ये आ गया 35। 35 के सामने सबसे पहले 4 देखें, 4 आ रहा है यहाँ पे ये वाला नंबर 5490, और उसके बाद 5 है ये वाला 5 के सामने अगर देखें तो ये नंबर कितना आ रहा है 5 के सामने आ रहा है 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 6 ऐड करूंगा तो कितने हुए, जो भी लास्ट वाला नंबर होता है उसके नंबर ऐड करने होते हैं। 5496। अब ये 3 है ना, एक डिजिट है, तो आंसर आपको पता है 0 पॉइंट समथिंग में ही आएगा, क्योंकि एक डिजिट जो भी डिजिट होता है उसमें से 1 माइनस करना होता है। तो ये आ गया 0.5496। तो अब ये वैल्यू मैं इधर डाल देता हूँ, ये वैल्यू मैं इस साइड पे डाल देता हूँ। इसको जूम आउट करता हूँ पहले, 1.1513 मल्टीप्लाई बाय 0.5495 एक ही बात है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सेम ही निकलेंगी। ठीक है, तो 95 कर लेते हैं, राउंड फिगर्स आ जाएगा। ठीक है, अब Z का फॉर्मूला क्या था, Z का फॉर्मूला था Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का क्या फॉर्मूला था, यही वाला फॉर्मूला था ना, 1/n1 माइनस 3 n2 माइनस 3। ठीक है, तो सीधे पुट कर सकते हो। तो इसमें मैंने मतलब Z1 और Z2 की वैल्यू लिख ली। अब मैं ऐसे करता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। ठीक है, वो फॉर्मूला लिखूंगा तो फिर आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो यहाँ पे मैं n1 n2 लिख लेता हूँ, और अगले स्टेप में n1 n2 की वैल्यू डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, n1 हमारा फर्स्ट नंबर ऑफ आइटम्स लिख लेता हूँ, यहाँ थे 5 माइनस 3, प्लस सेकेंड नंबर ऑफ आइटम्स थी हमारी 12 माइनस 3। तो पहले में मैंने फॉर्मूला लिख लिया, नेक्स्ट में मैंने नंबर डाल लिए,
तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये आ गया अंडर रूट 0.61, इसको सॉल्व करके आ गया 0.9। तो अगर आप देखेंगे ये हमारा पूरा का पूरा z की वैल्यू आ गई, और z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 0.9 है, और जो टेबल वैल्यू है वो पता ही है 5% पे 1.96 होती है, तो वो ज़्यादा आ रही है। तो इस केस में वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और ये कंक्लूड करेंगे एंड कंक्लूड दैट कि दोनों के दोनों सैम्पल कोरिलेशन हैं उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0 एंड कंक्लूड दैट जो भी कोरिलेशन थे दोनों के दोनों वो बराबर हैं और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस था P1 P2 की बात कर रहा था, तो वो दोनों के दोनों बराबर आ रहे हैं उससे, ठीक है, वो दोनों के दोनों उससे बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो नल हाइपोथेसिस था यही एक्सेप्ट करेंगे ना हम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नल हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट करते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं, ऑल्टरनेटिव को। अगर आपको ये सारा कुछ समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स एंड लाइक्स देख के मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।